तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने अपनी 9वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें लखनऊ के सभी सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें अहम बात यह है कि लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मंत्री स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह बीजेपी में शामिल हुए पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है। सीट पर स्वाति सिंह के पति भी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार थे, दावेदार थे। बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी को टिकट नहीं दिया है। वहीं मंत्री ब्रजेश पाठक को लखनऊ मध्य की जगह कैंट से टिकट दिया गया है। रजनीश गुप्ता को लखनऊ मध्य से, यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का भी टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने टिकट डिक्लेयर किया, पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट पाएगी और ज्यादा मजबूत सरकार बनाएगी। पहले समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ के लिए अपने 8 सीटों के लिए अपने सभी उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ उत्तरी सीट से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर 25 साल की पूजा शुक्ला छात्र नेता उन पर दांव खेला है। पूजा को 2017 में मुख्यमंत्री योगी को काला झंडा दिखाने के लिए 1 महीना जेल में काटना पड़ा था। अखिलेश यादव जी ने मेरे जैसी एक गरीब परिवार से आने वाली बेटी पे भरोसा किया। जब हम देखते हैं कि राजनीति के अंदर धनबल हावी है, बाहुबल हावी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो धनबल और बाहुबल की राजनीति की जाती है, उसमें मुझ जैसी महिला पर जो लगातार संघर्ष कर रही है, अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, उसको उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने हम पे विश्वास जताया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं मानती हूँ कि मेरे विधानसभा की जनता भी मुझ पर भरोसा जताए। पंजाब की नवांशहर विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई है। क्यों? क्योंकि इस सीट का यूपी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। नवांशहर के मौजूदा कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी के समर्थक उनका टिकट कटने से नाराज हैं। अंगद सिंह सैनी ने अपने घर पर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर दिया। उनका परिवार परंपरागत तौर पर कांग्रेसी रहा है। पिछले 60 सालों में 13 बार कांग्रेस ने इनके ही परिवार के लोगों को टिकट दिए। दरअसल अंगद सिंह रायबरेली की कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह के पति हैं, जो चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई। रायबरेली कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। अंगद सिंह सैनी का मानना है कि पत्नी के बीजेपी में जाने से नाराजगी पर ही कांग्रेस ने उनका टिकट काटा है। जो सोशल मीडिया या प्रेस या आपके माध्यम से जो हमको देखने में और सुनने में आया, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी निजी जिंदगी को लेके शायद ये फैसला किया गया है, पर इसके बारे में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ही ज्यादा बेटर बता सकती है। अंगद सिंह की जगह कांग्रेस ने सतवीर सिंह सैनी को उम्मीदवार बनाया है। सैनी का परिवार भी कांग्रेसी है। उनके पिता की 1988 में आतंकवाद के दौर में हत्या कर दी गई थी और घर भी जला दिया गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह से नजदीकी के चलते वो उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष बन गए थे, लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। टिकट जो हमें दी गई है वो हमारे काम देख के दी गई है, पार्टी के साथ हमारी डेडिकेशन को देख के दी गई है। मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स जो है पुराने, हम कांग्रेसी परिवार हैं। नवांशहर सीट पर आम आदमी पार्टी से ललित मोहन बल्लू चुनाव मैदान में हैं। बल्लू 2 बार शहर के मेयर रह चुके हैं। वो भी पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी में हैं। बार कभी कांग्रेस ते कभी अकाली दल नवांशहर तो जितदा रहा है। तीजा विकल्प आम आदमी पार्टी हुण आई है, और जो इन्हां ने दोनों पार्टियां ने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोग समझ चुके हैं। हुण इस बार पूरी वेव आम आदमी पार्टी दी है। कुल मिलाकर नवांशहर में उतरे सभी प्रमुख उम्मीदवार या तो कांग्रेस में हैं या फिर कभी कांग्रेस में रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनावों में ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार अंगद सिंह सैनी ने 38,197 वोटों के साथ 3300 वोटों के अंतर से जीती थी।
जबकि शिरोमणि अकाली दल को 34,874 वोट और आम आदमी पार्टी को 32,341 वोट मिले थे। साफ है पिछली बार यहां मुकाबला करीबी था, इस बार भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। 20 फरवरी को जब पंजाब में वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार नवा शहर में इतिहास भी नवा लिखा जाएगा या फिर पुराना दोहराया जाएगा। नवा शहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा में यूपी के पूर्व सीनियर आईपीएस ऑफिसर आरएन सिंह के घर पिछले 3 दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। पूरा मामला क्या है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। फर्श पर सैकड़ों की संख्या में रखी 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां। नोट मिलने का यह सिलसिला अभी जारी है और इनकी गिनती भी। ये खजाना इस मकान के बेसमेंट से मिला है और ये मकान है यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस आरएन सिंह का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं और इस चुनाव के ठीक पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। इस वक्त मैं हूं नोएडा के सेक्टर 50 में और इसी मकान में रहते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी आरएन सिंह। आरएन सिंह के घर में बीते रविवार से लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। दरअसल आरएन सिंह का जो घर है उसके बेसमेंट में एक लॉकर की फर्म है जो कि उनके बेटे चलाते हैं। नोएडा के सेक्टर 50 के इस मकान में रविवार से आयकर विभाग की टीम तलाशी अभियान चला रही है। दरअसल मकान के बेसमेंट में आरएन सिंह का बेटा प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है जिसमें करीब 650 लॉकर हैं। ये लॉकर किराए पर दिए जाते हैं। अब इन्हीं लॉकरों से करोड़ों का कैश बरामद हो रहा है। अभी ये साफ नहीं है कि कुल कितना कैश मिला है और ये किसका है। हालांकि आरएन सिंह का दावा है कि 2 लॉकर उनके जरूर हैं, लेकिन ये पैसा उनका नहीं है। मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया और एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है। आरएन सिंह यूपी में डीजी अभियोजन रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जिनके लॉकर हैं उनके केवाईसी फॉर्म नहीं भरे थे। कई लॉकर पुलिस वालों के भी बताए जा रहे हैं। अब लॉकरों को तोड़कर तलाशी जारी है। नोएडा में अपने सहयोगी अरविंद उत्तम के साथ मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर धनबाद से, जहां पर एक कोयले की खान के धंसने की खबर है और इसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई है। खबर यह है कि यहां गैर कानूनी तरीके से कोयला निकालने का काम चल रहा था और इस हादसे में, जैसा हमने बताया, 5 लोगों की मारे जाने की खबर है। 10 लोग फंसे हुए हैं। मलबे में लोगों की तलाश जारी है। ईस्टर्न कोलफील्ड और इलाके में आउटसोर्सिंग के आधार पर कोयला खनन करने वाली कंपनी का कोई भी अधिकारी इस पर फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। धारावी में छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाने वाले विकास उर्फ हिंदुस्तानी भाव को अदालत ने 4 फरवरी तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। हालांकि विकास ने अपने किए पर माफी मांगी है और वो हर्जाना भरने को भी तैयार है, लेकिन पुलिस ने ये जानने के लिए कि आखिर इसके लिए फंडिंग कहां से आई, हिरासत की मांग की और कोर्ट ने उसको स्वीकार किया। मुंबई के धारावी में छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ और इकरार खान को अदालत ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। धारावी पुलिस अब आरोपियों से यह जानने की कोशिश में है कि धारावी में अचानक इतने छात्र कैसे पहुंचे। छात्रों को भड़काने का आरोपी हिंदुस्तानी भाऊ 5 सितारा होटल में किसके पैसे से ठहरा था। कहीं इस सब के पीछे कोई संगठन तो नहीं। इनके साथ में और कौन थे, इनके पीछे अगर और कोई हैं तो ये सब इश्यूज और कैसे इन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ किया,
ये सब जो इश्यूज़ हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। अदालत में आरोपी विकास फाटक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ ने बिना शर्त माफी मांगते हुए नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही। वो निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। तो ये क्लियर करना जरूरी था। तो हम लोगों ने कोर्ट को बोला, भाऊ ने आज कोर्ट में ही बोला, गए 1.5 साल से मैं उनको निवेदन दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, स्टूडेंट लोग पीछे पड़े थे, स्टूडेंट के लिए मैं गया था। और यही मीडिया में भी, जो सोशल मीडिया में जो मैसेज आया था इंस्टा पे, उसमें भी यही लिखा था। बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ का असली नाम है विकास फाटक और सोशल मीडिया पर असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल के लिए इसकी पहचान है। और आरोप है कि हिंदुस्तानी भाऊ ने ही सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके छात्रों को भड़काया और छात्र इतनी बड़ी संख्या में कल यहाँ पर जमा हो गए थे। और छात्र जो थे 10वीं और 12वीं के थे और उनकी मांग थी कि जो परीक्षा है वो ऑफलाइन लेने की जो राज्य सरकार ने घोषणा की है उसे ऑफलाइन न लेकर ऑनलाइन लिया जाए। हमको 8 महीना ऑनलाइन सिखाया है। ऑनलाइन सिखाने में 75% हमारा पोर्शन हुआ है। स्कूल चालू करके 2 ही महीना है, लेकिन स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया। स्कूल में सिर्फ सिखाया प्रैक्टिकल। पूरा साल भर ऑनलाइन करा है और अभी बोलेंगे ऑफलाइन एग्जाम है तो थोड़ी चलेगा सर, गलत है ना सर ये तो। सोमवार को धारावी की तरह ही नागपुर में भी छात्रों ने प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। नागपुर पुलिस ने भी हिंदुस्तानी भाऊ को आरोपी बना लिया है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतने बड़े छात्र आंदोलन की तैयारी की भनक पुलिस या किसी और सरकारी एजेंसी को पहले क्यों नहीं लगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।